नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान विद मस्तान में। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं उत्तराखंड एग्जाम प्रश्नोत्तरी पार्ट 6, जो कि यूके पुलिस, एआरटीओ, वीडियो, वीपीडीओ, उत्तराखंड आबकारी और अन्य यूके ट्रिपल एस एग्जाम हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो दोस्तों, सीरीज में बने रहिए अंत तक और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश के लेखक कौन हैं? द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश के लेखक कौन हैं? तो आंसर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल। तो द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर प्रदेश के लेखक हैं कन्हैया लाल, याद रखिएगा दोस्तों। देसी चिकित्सक की नियुक्ति किसके कार्यकाल के दौरान की गई? देसी चिकित्सक की नियुक्ति किसके कार्यकाल के दौरान की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेल के कार्यकाल के दौरान देसी चिकित्सक की नियुक्ति की गई, याद रखिएगा। निम्न में से कौन पवार शासक जगतपाल का कार्यकाल था? निम्न में से कौन पवार शासक जगतपाल का कार्यकाल था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका 1442 से 1460, 1442 से 1460 तक जगतपाल का कार्यकाल था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिट्ठू के निर्देशक कौन हैं? ऐसा क्वेश्चन यूकेएसएससी फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल ढोलकिया। राहुल ढोलकिया है निर्देशक मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिट्ठू के, तो याद रखिएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप अपनी कॉपी पर बार बार लिख कर करेंगे तो आपके पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यटन के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पर्यटन के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा पार्श्विक। तो ल पार्श्विक ध्वनि है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेल द्वारा किए गए कौन से भूमि बंदोबस्त को आदर्शपूर्ण व न्यायपूर्ण बंदोबस्त कहा जाता है? ट्रेल द्वारा किए गए कौन से भूमि बंदोबस्त को आदर्शपूर्ण व न्यायपूर्ण बंदोबस्त कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1823। इसे ही 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। 57 वर्ष जोड़ दीजिए तो 1880 संवत बन जाएगा, याद रखिएगा। ट्रेल द्वारा किया गया कौन सा भूमि बंदोबस्त पंचशाला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है? ट्रेल द्वारा किया गया कौन सा भूमि बंदोबस्त पंचशाला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1823। 1823 का भूमि बंदोबस्त ही पंचशाला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। 80 साला भी इसे ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्क स्पेस पर। डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का नाम क्या था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय था बहादुर शाह के पिता का नाम। यूकेएसएससी कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा थाने की स्थापना कब हुई? दोस्तों, यहाँ पर थाने की बात हो रही है, तो क्वेश्चन जरा सोच समझ कर दीजिएगा आंसर। तो 1837। पहाड़ का सबसे पुराना थाना भी अल्मोड़ा थाना ही है। 1837 में स्थापना हुई। कुमाऊं कमिश्नरी का पहला कमिश्नर गार्डनर कब कमिश्नर बना? कुमाऊं कमिश्नरी का पहला कमिश्नर गार्डनर कब कमिश्नर बना? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 मई 1815 में। 3 मई 1815 में कुमाऊं कमिश्नरी का पहला कमिश्नर गार्डनर बना था, तो याद रखिएगा। नेवारी क्या है? नेवारी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
नेवारी। नेवारी एक भाषा है जो नेपाल में बोली जाती है। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि यूकेएसएससी दे सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रण बहादुर चंद्रिका नामक रचना किसकी है? रण बहादुर चंद्रिका नामक रचना किसकी है? तो आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा मोलाराम। मोलाराम की रचना है रण बहादुर चंद्रिका। याद रखिएगा, मोलाराम की रचना है रण बहादुर चंद्रिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? आज का सबसे आसान क्वेश्चन। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पैम। स्पैम कहते हैं जंक ईमेल को। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। अपने गुणों को छोड़कर उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु के गुणों को ग्रहण करना कौन सा अलंकार कहलाता है? अपने गुणों को छोड़कर उत्कृष्ट गुणों वाली वस्तु के गुणों को ग्रहण करना कौन सा अलंकार कहलाता है? तो तद्गुण। दोस्तों ऐसा जो क्वेश्चन होगा वह यूकेएसएससी जरूर देती है। तो लूसेंट हिंदी में ही है यहाँ क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, ओही खाए बोरात नर इही पाए बोराए। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, ओही खाए बोरात नर इही पाए बोराए में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन अच्छे से देखिएगा, कहीं आपके दिमाग में कोई और आंसर आ रहा हो तो काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा। काव्यलिंग अलंकार ऑप्शन के अनुसार आंसर दीजिएगा। ऑप्शन में जो भी होगा वही आंसर दीजिएगा। तो काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। हमेलो संबंधित है। हमेलो संबंधित है आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यूकेएसएससी देती है। तो यह हो जाएगा आदिवासी मेला। आदिवासी मेला हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि राजस्थान में लगता है। जो कि राजस्थान में लगता है। हमेलो आदिवासी मेला है जो राजस्थान में लगता है। और हमेल एक आभूषण है जो उत्तराखंड में पहना जाता है। उत्तराखंड में पहनने वाला आभूषण है हमेल, और हमेलो है आदिवासी मेला। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तराखंड में सर्वाधिक खुले वन पौड़ी में हैं। इसी क्रम में दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आता है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक खुले वन पौड़ी में हैं। इसी क्रम में दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आता है? आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा चमोली। दूसरे नंबर पर चमोली है। पहले पर पौड़ी, दूसरे पर चमोली, फिर तीसरे पर उत्तरकाशी और फिर चौथे नंबर पर है टिहरी। ये घटते क्रम में है खुले वन। क्वेश्चन नंबर 21। हार्ड डिस्क ड्राइव को निम्न में से कौन सा स्टोरेज माना जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव को निम्न में से कौन सा स्टोरेज माना जाता है? तो आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो नॉन वोलेटाइल हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है नॉन वोलेटाइल। रोम रीड ओनली मेमोरी को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ढाक किस वन की मुख्य प्रजाति है? ढाक किस वन की मुख्य प्रजाति है? तो आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन ढाक जो है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विधारी अंक पद्धति में बाइनरी अंक पद्धति में 35 है। 35 को क्या बोला जाता है द्विधारी अंक पद्धति में? दोस्तों यूके ऐसा क्वेश्चन जरूर दे रही है किसी ना किसी पेपर में, तो इन्हें सीख लीजिएगा। तो 1000011 होगा इसका आंसर। दोस्तों अगर डेसिमल से बाइनरी भी आपने सीख लिया तो बहुत सीख लिया। फिर भी अगर आपको कुछ भी सीखना हो बाइनरी सिस्टम में तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे पर्सनली, और अगर पूछना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सीखना हो, पूछना हो कुछ भी डेसिमल से बाइनरी वगैरह तो सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। लंगूरगढ़ अर्थात श्रीनगर की संधि के समय गढ़वाल का राजा कौन था?
लंगूरगढ़ श्रीनगर की संधि के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो आंसर दीजिएगा। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह। लंगूरगढ़ की संधि गोरखा और गढ़वाल राज्य के बीच में हुई थी 1792 में। तो याद रखिएगा 1792 में हुई थी लंगूरगढ़ की संधि, जिसमें गोरखा और गढ़वाल राज्य के बीच में यहाँ हुई थी। उस समय प्रद्युमन शाह गढ़वाल का राजा था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा वर्ष लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है? तो जब तक कार्यकाल रहा कैनिंग का, उनमें से कौन सा एक वर्ष है इसमें से? तो आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा तो 1856। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। तो क्वेश्चन यही तो पूछा गया था कि इनमें से बताइए कि कौन सा सन है। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 सन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से मोलाराम को किस गढ़वाल नरेश का संरक्षण नहीं मिला? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से मोलाराम को किस गढ़वाल नरेश का संरक्षण नहीं मिला है? तो आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। मोलाराम को संरक्षण मिला है प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न शाह। और इनमें जो सर्वप्रथम संरक्षण मिला था तो वह मिला था प्रदीप शाह का। तो यह क्वेश्चन भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण होगा दोस्तों यूके SSSC के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, मोती शब्द किस वर्ग में आता है? मोती शब्द किस वर्ग में आता है? तो आंसर दीजिएगा दोस्तों, मोती शब्द किस वर्ग में आता है? राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। पुल्लिंग में आता है मोती शब्द, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यूके SSC ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, चांदी वाली थाली यह किस कारक का उदाहरण है? चांदी वाली थाली यह किस कारक का उदाहरण है? तो सोच समझकर आंसर दीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक। संबंध कारक, चांदी और थाली दोनों का संबंध बना दिया है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राज्य में झूमिंग सर्वाधिक अपनाई जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने है। झूमिंग सर्वाधिक अपनाई जाती है किस राज्य में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में। नागालैंड में झूमिंग सर्वाधिक अपनाई जाती है। और झूमिंग क्या है? झूमिंग एक कृषि करने का तरीका है जो कि नागालैंड में सर्वाधिक अपनाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धूप के धान नामक काव्य रचना किसकी है? धूप के धान नामक काव्य रचना किसकी है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, काव्य रचना है धूप के धान, जो कि महत्वपूर्ण हो सकती है। तो याद रखिएगा, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है धूप के धान। शिव प्रसाद डबराल चारण का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ? आसान सा क्वेश्चन है, बताइएगा। शिव प्रसाद डबराल चारण का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गहली गांव पौड़ी में। गहली गांव पौड़ी में शिव प्रसाद डबराल चारण जी का जन्म हुआ और 12 नवंबर 1912 को उनका जन्म हुआ। याद रखने का अच्छा फंडा है 12-11-12, 12 नवंबर 1912। तो 12-11-12 याद रखिएगा। प्राणायाम विज्ञान और कला, प्राणायाम विज्ञान और कला निम्न में से किसकी चर्चित पुस्तकें हैं? पुस्तकें नहीं, पुस्तक हैं। प्राणायाम विज्ञान और कला निम्न में से किसकी चर्चित पुस्तक है? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल की। पीताम्बर दत्त बड़तवाल की चर्चित पुस्तक का नाम है प्राणायाम विज्ञान और कला। तो याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, याद रखिएगा दोस्तों। टमटा सुधार सभा की स्थापना कब हुई? टमटा सुधार सभा की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 1905 में। 1905 में टमटा सुधार सभा की स्थापना हुई। मुंशी हरि प्रसाद टमटा ने इसकी स्थापना की। बाद में इसका नाम शिल्पकार सभा हो गया था। तो याद रखिएगा, टमटा सुधार सभा की स्थापना 1905 में हुई, मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने की और बाद में इसका नाम शिल्पकार सभा हो गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है।
नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो याद बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य। तो याद रखिएगा, नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियाँ है। यह क्वेश्चन इस तरह का यूपीएससी दे रही है। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन शामिल नहीं है? अगर किसने क्वेश्चन पढ़ा है, किताब में कहीं पढ़ा है, तो उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सम्यक आचरण। सम्यक आचरण है जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन शामिल नहीं है? तो सम्यक आचरण ये त्रिरत्न में शामिल है। जबकि 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्यवचन, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और असत्य। तो सम्यक आचरण त्रिरत्न में आता है जैन धर्म के, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, केदार शब्द का अर्थ है? केदार शब्द का अर्थ है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दलदली भूमि। केदार शब्द का अर्थ है दलदली भूमि। तो याद रखिएगा बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा स्थान चित्रशिला घाट के नाम से जाना जाता है? कौन सा स्थान चित्रशिला घाट के नाम से जाना जाता है? तो आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रानीबाग। रानीबाग चित्रशिला घाट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन रहे? प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन रहे? तो आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयदत्त बेला। जयदत्त बेला प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के संपादक रहे इनमें से, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के किस शिलालेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 9वें शिलालेख में। 9वें शिलालेख में अशोक के 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो पिछली वीडियो का क्वेश्चन है दोस्तों कि कुछ गडरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो यह क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं आज इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम गडरियों को जी मान लेते हैं और भेड़ को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो गडरियों को हमने मान लिया है जी, एक मिनट, गडरिया क्या माना जी, और भेड़ों को हमने मान लिया है बी। यहाँ पर हम इसे एक्स और वाई भी मान सकते हैं, मगर इजीली हमारे लिए तो इसलिए तो हम गडरिया को जी और भेड़ों को बी मानेंगे। तो देखिए वो कह रहा है कि यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर हैं, 230 पैर हैं, तो अब देखिए इसमें गडरियों के पैर भी होंगे और भेड़ों के पैर भी होंगे, मगर कितने कितने होंगे हमें ये मालूम नहीं है। अब ये गडरिया, अब देखिए 2 पैर तो 2G मान लिया हमने से, और भेड़ चूँकि एक भेड़ कर 4 पैर होंगे तो 4B, दोनों मिलाकर कितने होंगे 230 पैर। तो इस इक्वेशन को हम और शॉर्ट बना लेते हैं, और शॉर्ट बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से यहाँ भी कट रहा है और 2 से पूरा पूरा यहाँ भी कट रहा है। तो सबसे पहले हम इसे 2 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 2 से भाग करेंगे तो 2G आ जाएगा, प्लस यहाँ पर यहाँ पर G आ जाएगा, यहाँ पर 2B आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बच गया, 2 पंजे 10, ये यहाँ पे G। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारी ये वाली। अब देखिए वो क्या कह रहा है, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, सिरों की कुल संख्या अगर 60 हो तो गडरिये के पास में कितने सिर हैं 1, और एक भेड़ के पास में कितने सिर हैं तो 1
दोनों के शिरों की संख्या कितनी है? 60। अब इस 60 में कितने भेड़ हैं और कितने गडरिये हैं ये हमें नहीं पता, निकाल सकते हैं। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और इसे हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने का नियम क्या होगा कि सबसे पहले हम अगर समान चिन्ह होंगे तो हम सबसे पहले चिन्हों को चेंज करते हैं। तो हम चिन्ह को चेंज करेंगे तो प्लस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस के जी से माइनस के जी तो जाएगा कट, गडरिये से गडरिया तो जाएगा कट। तो देखिए यहाँ पे भेड़, प्लस के 2b में से माइनस के b गए तो कितने बचे? तो b बचे। अब यहाँ से हम फिर माइनस करते हैं, 5 में से 0 गया तो 5, और 11 में से 6 गए तो 5, और सीधे सीधे b का मतलब क्या था? भेड़ बराबर देखिए 55 भेड़, यही आंसर हो जाएगा हमारा। इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये इसी क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, मगर वही तरीका अपनाना जो एक बार में आपका आंसर ला दे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है अच्छी तरह समझाने का। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट और पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, अपना कीमती समय दे रहा हूं, तो प्लीज़ इतनी उम्मीद तो मैं आपसे रखता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे क्या होगा? बस केवल मेरा मोटिवेशन तो होगा, थोड़ा सा साहस बढ़ेगा, थोड़ा मन को खुशी होगी। अपनी की मेहनत के बदले में मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं मांग रहा, केवल लाइक, कमेंट और शेयर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।